Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of June 2022. तो गाइस आज है तारीख 10 जून 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पर्शियन गल्फ को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 और 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग, तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। बताना आपको यह है कि इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ यहाँ पर एसिड रेन का कारण बनती है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही यहाँ पर एसिड रेन का कारण है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में भी, यानी कि जो अब की बार का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। एक दो चीज़ें चेंज होंगी लेकिन बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2022 भी लिख दिया है। अब शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। तो अभी अब की बार साल 2022 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। 18 जुलाई को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को शेड्यूल किया जाएगा और यहाँ पे बोला यह जाता है कि उसके बाद काउंटिंग वगैरह होने के बाद ये जो इलेक्शंस है वो प्रॉपरली यहाँ पर 24 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे। अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है, ये डेटा आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग समझ जाओगे प्रॉपर कि हाँ प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर यही कवर करेंगे, आपके लक्ष्मीकांत का एक टॉपिक, एक पार्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है, कैसे प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। चलो आगे आते हैं। देखो आपको जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिखी हुई दिखेगी, फिर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर ट्रिकी हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि सिंपल से शब्दों में उसको समझा पाऊँ। देखो सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि करंट जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं वो होंगे और अब की बार यहाँ पे जो ये इलेक्शन होने वाले हैं ये 2022 तक एंड हो जाएंगे। ये 16वां इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन यह है कि हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। चाहो तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चल सकते हो, या फिर कोई बात नहीं मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा, पीडीएफ के अंदर ये सारी बातें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कोलाज सिस्टम से। अब ये इलेक्टोरल कोलाज सिस्टम क्या है, इसके अंदर कुछ लोग होंगे जो कि यहाँ पर वोट देंगे, उनके वोटिंग के बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस कोलाज सिस्टम में कौन कौन होगा, चलो ये कवर करते हैं। इस वाले पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना। हमारा जो एक इलेक्टोरल कोलाज सिस्टम होगा इसके अंदर हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेट विधानसभा होती है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के यहाँ पर मेंबर्स होंगे यानी कि एमएलए। तो प्रेसिडेंट को कौन वोट देकर इलेक्ट करता है ये आपको क्लियर हो चुका है, एमपीज और एमएलए यहाँ पर वोटिंग देकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं।
जो एमएलए होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होगा वो तो देखो स्टेट की लेजिस्लेटिव भी असेंबली भी होगी, साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपसे एक क्वेश्चन यह है कि देखो हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन यूनियन टेरिटरी का नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है ना। तो एमपीज़ और एमएलए ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्रेसिडेंट को वोट देकर इलेक्ट करेंगे। आगे आते हैं। नाउ जब आप लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर में मेंशन किया गया है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ये खुद यहाँ पे आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। फिर साथ ही साथ प्रेसिडेंट को लेकर कुछ हमारे पास एक्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, फिर उसके बाद प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं। अब यहाँ पर आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, और बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। देखो अंडर आर्टिकल 324 हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 324 है, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं इसको कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है, वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऑप्शन के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन के अंदर होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी यहाँ पर ऑप्शन के अंदर होता है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो राज्य के अंदर इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट करवाता है। आगे आते हैं। देखो मैं सारी बातें बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कुछ भी ना छूटे और आराम से एक एक बात यहाँ पर क्लियर होती भी चली जाए। ठीक है, अब जो बातें यहाँ पे हैं वो लिखी हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाता है। देन उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया कि हाँ कौन कौन लोग होते हैं इस इलेक्शन के अंदर में, तो राज्यसभा के मेंबर्स और साथ ही साथ हमारे जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हमारे प्रेसिडेंट से संबंधित बहुत सारे संविधान के अंदर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, मतलब संविधान में अलग अलग प्रोविजंस मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 56 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्शन, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करता है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती हैं। आपको पता होगा क्वालिफिकेशंस के लिए क्या क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, वो यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग खुद पढ़ोगे यहाँ पर आराम से क्लियर हो जाती हैं, उसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा वोटिंग सिस्टम होता है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ पर होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कैसा होता है, प्लस यहाँ पे कौन से जो प्रेसिडेंट है कैसे जीतते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट वगैरह ड्रॉ करके समझना होगा। देखो इस वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लो जितने भी एमपीज़ एमएलए हैं वो क्या करते हैं, सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें, मान लो ए, बी और सी, यहाँ पर ये 3 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो चुके हैं। ठीक है ना। अब ये लोग खड़े हुए, अब इनको वोट देने के लिए मान लो यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 10 लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब ये 10 लोग जो है वोट देंगे जब हमारे प्रेसिडेंट को, तो ये 10 लोग तीनों को ही वोट देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 10 के 10 लोग तीनों को ही वोट देंगे। तो आप कहोगे तीनों को वोट देंगे, हाँ बिल्कुल तीनों को वोट देंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 10 वोट ए को भी जाएंगे और 10 वोट बी को भी जाएंगे और 10 वोट सी को भी जाएंगे। तो आप कहोगे इसमें कौन जीता कौन नहीं जीता, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर सुनो, सिंगल ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर यही एक चीज़ देखने को मिलती है। अब कौन जीता कौन नहीं जीता कैसे पता चलेगा, ये जो वोटिंग है वो बेसिकली प्रायोरिटी के ऊपर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो एमपीज़ एमएलए हैं जब वो वोटिंग करेंगे तो यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करके वोटिंग करेंगे, यानी कि इनकी पहली चॉइस क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब ये 10 के 10 लोग वोट देंगे तो इसमें से कितने लोगों ने यहाँ पर ए को प्रायोरिटी में रखा, मान लो इन 10 में से यहाँ पर 6 लोगों ने ए को प्रायोरिटी पर रखा।
ठीक है ना। और इधर फिर बी को 2 लोगों ने प्रायोरिटी पे रखा और इधर सी को 2 लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर रखा। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहली चॉइस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये वोट है वो यहाँ पर सभी लोग देंगे, लेकिन इनकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ज़्यादा लोगों ने किसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। जैसे कि अभी आपको क्या दिख रहा है, 6 लोगों ने ए को प्रायोरिटी के ऊपर रखा कि हाँ 6 लोगों ने सबसे पहले वोट दिया ए को, फिर बाद में इन्होंने बी को प्रायोरिटी पर रखा और फिर बाद में सी को प्रायोरिटी के ऊपर रखा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि 2 लोगों ने बी को प्रायोरिटी पर रखा और 2 लोगों ने यहाँ पर सी को प्रायोरिटी के ऊपर रखा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है, कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रायोरिटी के ऊपर ए को रखा है। तो यहाँ पर जो ए वाले मेंबर हैं ये यहाँ पर जीत जाएंगे इस इलेक्शन को। तो ये था यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हाँ इन 10 लोगों ने जब वोटिंग दी तो 6 लोगों ने ए को दिया पहले, 2 लोगों ने बी को दिया बाद में और फिर 2 लोगों ने यहाँ पर सी को प्रायोरिटी पे रखा। तो यहाँ पर एक तरीके से ए वाले का इलेक्शन हो जाएगा, ए वाले यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि जब भी ये इलेक्शन होता है तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी जीतेगा उनमें 50% प्लस 1% से बहुमत होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये एक एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर क्या है कि बाकी 4 वोट तो इधर हैं, लेकिन इनके पास 5 वोट हैं, 5 के साथ साथ प्लस 1 और वोट देखने को मिलेगा। तो 50% प्लस 1% और होना चाहिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंगल ट्रांसफरेटिव वोटिंग का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बस खाली इतना ध्यान रखना है, लोग की प्रायोरिटी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। जो भी वोटिंग देने जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है। वोटिंग सबको सारे वोट मिलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रख सको इन चीज़ों को। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जो बातें मैंने आपको बताई है वो मेंशन कर दी गई हैं कि अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन रहा है तो उनको 50% प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर एक और वोट +1 में यहाँ पर चाहिए होगा, तब जाके वो जीत पाएंगे, ठीक है ना। तो जाके वो अपनी जो है पोस्ट है उसको यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे। क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। अब वोटिंग होती कैसे है, देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो वोटिंग है वो एमपी और एमएलए करते हैं। अब ये देखो होता नहीं है कि मतलब एक वोट यानी कि मान लो एमपी ने वोट दिया तो एक वोट काउंट होगा, नहीं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर वोटिंग होती है ना, इनके वोट की एक वैल्यू होती है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट की वैल्यू होती है। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू 708 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वोट की वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइन होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब की बार वोट की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। जैसे होता नहीं है कि मान लो एक एमपी ने वोट दिया तो एक वोट हो गया, तो वोट यहाँ पर एक नहीं गिना जाएगा, ये वोट की वैल्यू गिनी जाएगी। तो अब की बार का जो ये इलेक्टोरल कॉलेज होने वाला है इसके अंदर लगभग 4809 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 233 राज्यसभा के होंगे और 543 यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स होंगे और 4033 एमएलए देखने को मिल जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी के। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि आपका आंसर मिल चुका है वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे जो वोट की वैल्यू होने वाली है वो लगभग आप कह सकते हो ये 10,86,431 ये वैल्यू होगी अब की बार। जिसमें से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो एमपीज़ और जो एमपी होने वाले हैं इनकी वोट की वैल्यू आप लोग देख पाओगे वो 700 ईच होने वाली है। यानी कि हर एक एमपी की जो वोट की वैल्यू होगी वो 700 होगी। यानी कि एक एमपी ने वोट जब डाला इन तीनों प्रेसिडेंट को तो उनकी जो वोट है वो एक वोट नहीं गिना जाएगा, वो 700 की वैल्यू गिनी जाएगी, ठीक है। तो वोट की वैल्यू होती है यहाँ पर, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये तो चलो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है एमपीज़ की वोट की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, तो 700 ये देखने को मिलेगी। वैसे 708 भी यहाँ पर फिक्स्ड आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन अब की बार दी जा रही है। लेकिन अब एमएलए की वोट की वैल्यू भी होती है क्या? हाँ देखो, एमपीज़ की वोट की वैल्यू होती है और एमएलए की भी वोट की वैल्यू होती है। जब हम लोग यहाँ पर एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब आप लोग देखते हो मतलब हर एक राज्य के अंदर जो एमएलए हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा देखने को मिलती है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी एमएलए की, बाकी दूसरे राज्य के अंदर संख्या कम देखने को मिल जाएगी।
है ना, वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे एमएलए आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एमएलए की वोट की वैल्यू स्टेट वाइज यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एमपीज़ की वोट की वैल्यू मैंने आपको बता दी 700 रहने वाली है। एमएलए की जो वोट की वैल्यू रहने वाली है वो यहाँ पर 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेट की जाएगी। मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि 1971 के अंदर एक जनगणना हुई थी। जनगणना यानी कि हमने ये देखा था कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पॉपुलेशन है, कितने राज्यों में कितनी पॉपुलेशन है। तो उसी हिसाब से 1971 के जनगणना के हिसाब से जो भी हमारे राज्यों की पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है तो या फिर इनकी वोट की वैल्यू निकालनी है एमपीज़ की, तो वोट की वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है। ये आप लोग देख सकते हो, एमएलए की अगर आप लोगों को वोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भी राज्य है, ठीक है, उसकी कितनी जनसंख्या है, प्लस यहाँ पे हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनटू 1000 कर दो, तो उनकी वोट की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है ना। तो ये वोट की वैल्यू डिपेंड करती है, राज्यों के ऊपर वैरी करती है, अलग अलग यहाँ पर होती हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है ये हमने डिस्कस कर लिया वोट की वैल्यू के बारे में। बाकी आप देख पाओगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टैटिक सा डेटा है, ज़रूर इसको अपने पास रखना। वो यहाँ पर ये बात करता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारत के अंदर कब हुए थे, तो देश आज़ाद होने के बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 2 मई 1952 में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 1952 में हुए, क्योंकि उससे पहले तक संविधान बन रहा था तो टाइम लगा। उसके बाद 1952 में पहले इलेक्शन करवाए गए। फिर जो 2022 का अब की बार का इलेक्शन होने वाला है, ये यहाँ पर 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब की बार डिफरेंस ये है कि देखो, जब से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को यहाँ पे एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और आप कह सकते हो लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना है। उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, ये भी ये बात मेंशन की जाती है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, और एग्जैक्टली ये देख लेना वोट की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत पालना कि आपकी बार का देखो जो एमपी का वोट का वैल्यू होने वाला है वो 700 वोट ईच होने वाला है, और जो एमएलए का वोट का वैल्यू होने वाला है वो 5,43,231 होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग टोटल वोट वैल्यू बात करें तो टोटल यहाँ पे वोट की वैल्यू 10,86,431 होगी, जिसमें से एमपीज़ और एमएलए दोनों की कंबाइन है। एमएलए की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकी वोट वैल्यू डिफर करती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हर एक राज्य के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग है, उसके हिसाब से यहाँ पर किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, किसी के वोट की वैल्यू कम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो एग्जैक्टली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे रख रखी। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एमएलए की वोट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, अप्रॉक्स 208 के आसपास, क्योंकि वोट की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की वोट की वैल्यू काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जा सकता है, हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं। यानी कि उनका टर्म ख़त्म होना है काफ़ी टाइम बाद, उनके टर्म को ख़त्म होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। अब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा संविधान यहाँ पे प्रॉपरली इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता, लेकिन बोला यह जाता है कि एक प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है उसके समय ख़त्म होने से पहले, अगर वो हमारे संविधान का वॉयलेशन करता है। तो हमारे संविधान का वॉयलेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट कौन करेगा, तो पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, इनमें से कोई सा भी हाउस जो है वो इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर चार्जेस लगा सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जिस भी हाउस ने ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया है
वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ पे जो क्वार्टर ऑफ मेंबर्स हैं वो उसको साइन करेंगे, फिर आगे पास करेंगे, फिर जो दूसरा हाउस है वो उसको यहाँ पे कंफर्म करेगा, उसके बाद जाकर एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी, फिर जाकर एक इन्वेस्टिगेशन होगा कि हाँ वाकई में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो ये लगाया गया है इल्ज़ाम, या फिर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में बोला गया है कि इन्होंने संविधान का वोलेशन किया है, ये सही है या नहीं है। फिर उसके बाद वो कमेटी के थ्रू जो भी डिसीजन आएगा देन उसके बाद जाके प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोसेस चलेगा प्रेसिडेंट को हटाने का, इसमें प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, अपने आप को बचा भी सकते हैं। डिफेंड कैसे कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में प्रॉपरली राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वो यहाँ पर एक तरीके से किसी लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्लियर हो चुका है, हालांकि 20 मिनट लगे हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है। पॉलिटी का आपका एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। सेम पेज पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड में। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले तो यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा दो। अगर आपको कुछ समझ में आया है, आपका काम आसान हुआ है, तो यहाँ पे जो लाइक का बटन है उसको यहाँ पर दबा के अपना जो टारगेट है उसको यहाँ पे अचीव करवाना है। और फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हो, तो जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओगे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने ये आईडी ओपन होगी, यहाँ पे जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पर सभी लोगों के रिप्लाईज़ दूँ, ठीक है। और आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई मिल चुके होंगे जो भी यहाँ पर उनके सवाल थे, तो आप लोग भी अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो जाकर दीपक यादव एजुकेशन टाइप करके आप लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। फिर आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यार क्या ही बताऊँ, पढ़ा तो मैं, मेरा भी खुद दिमाग ख़राब हो गया। ये न्यूज़ क्या निकल कर आती है, इनफैक्ट यहाँ पे द हिंदू के अंदर भी इस न्यूज़ को कवर किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी है, सभी न्यूज़पेपर्स हमारे देश भर के कल से इस न्यूज़पेपर जो हैं वो इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। हुआ क्या यहाँ पे देखो, एक लड़का है जिसको पबजी खेलने से उसकी माँ ने रोका था। अब जैसे यहाँ पर उसकी माँ ने रोका, उस लड़के ने अपनी माँ को यहाँ पर गोली मार दी है। तो ये आप देख पाओगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है। जैसा आप लोग ये आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, 16 ईयर बॉय ओल्ड बॉय किल मदर ओवर पबजी। तो आप एडिक्शन देख रहे हो कि हाँ ऑनलाइन गेमिंग का क्या एडिक्शन, कितना बुरा एडिक्शन यहाँ पर बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना देश भर में आर्टिकल्स कवर हो रहे थे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। दैन उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी कल ही कवर किया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे 9 जून ये तारीख डली हुई है। उसके बाद ये लखनऊ का इंसिडेंट है, उसके बाद देख पाओगे ये द हिंदू ने भी कवर किया है। फिर और भी बहुत सारे देश भर के अंदर आर्टिकल कवर हुए हैं। इस लड़के ने अपने फादर की पिस्तौल का यूज़ करके अपनी माँ को यहाँ पे गोली मार दी इस गेम के चक्कर में, और माँ ने यहाँ पर उसको बस खाली गेम खेलने से यहाँ पे रोका था। और उसके बाद भी सिचुएशन ये देखने को मिलती है, मीडिया कवर करता है कि इस लड़के कोई रिग्रेट नहीं है, कोई यहाँ पर पछतावा नहीं है और आराम से घूम फिर रहा है, कोई रिग्रेट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं यार, रिग्रेट ज़रूर होगा लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी हद तक दिमाग ख़राब कर देती हैं। मेरा तो ख़राब हो गया था जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। मैंने सोचा यार कि ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। और फ़िलहाल तो लड़का यार 16 साल का है, तो अभी ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो फ़िलहाल आपकी मतलब क्या सजेशन हो सकता है कि इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए। 16 साल का ही लड़का देखने को मिलता है, इस 16 साल के लड़के की हरकतें, तो क्या करना चाहिए 16 साल के लड़के के साथ में। नाउ आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल तो यार मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि देखो काफ़ी बार मतलब बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, जब मैं यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो मदर हैं, फादर हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के अंदर। और मतलब ये आर्टिकल मैंने यहाँ पर जानबूझ के लगाया ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता सकूँ, खुद यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो लाइफ के अंदर 2-3 चीज़ें यहाँ पर सेट कर रखी हैं। लाइफ में हमेशा सबसे पहली चीज़, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना, प्रायोरिटी के ऊपर अपनी फैमिली को रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर गोल आता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली साथ में है तो यहाँ पे हर कोई गोल अचीव कर पाओगे। मदर और फादर साथ में है तो यहाँ पर हर चीज़ अचीव कर पाओगे। तो हमेशा यहाँ पे, और ख़ास बात यार अपने मदर फादर की जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा करो। ऐसा ना हो कि रिस्पेक्ट ना करो, क्योंकि मेरे पास इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भी आते हैं कि मेरी मदर इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, नहीं कर रही। यार मत करो वो काम, क्या दिक्कत है ना, आपके अच्छे के लिए सोच रखा है तो फिर मत करो। मैंने उनको डायरेक्टली यहाँ पर यही मैसेज किया है कि आप देखो, पहली बात ऑब्वियसली उनके बारे में सुनो, जो भी यहाँ पे वो बोल रही हैं उनको सुनो, जो फादर बोल रहे हो उस चीज़ को सुनो, वो आपको ज़्यादा बेटर समझते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लंबे समय से वो देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात को काटो, आप उनको अच्छे से सुनो।
और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, केयर करते रहो अपने मदर और फादर की। क्योंकि मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब चैनल पर कितने सारे इश्यूज़ देखने को मिले, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत सारे इश्यूज़ आए। तो उस टाइम पे भी सारी बातें अपनी मम्मी के साथ में यहाँ पे आराम से मैं चर्चा करता था, और फिर मम्मी कहती है अरे कोई बात नहीं यार, होता रहता है ऐसा, और जब तक चैलेंजेस आएंगे नहीं तब तक और कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बाकी यहाँ पे यार, और एक बात और, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर मैं जो है ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। देखो, ग्रुप स्टडी में बिलीव मत करो यार। ग्रुप स्टडी कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में, और हो सके तो अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा कम रखो। अगर यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको लाइफ के अंदर आगे पुश कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि हाँ वो व्यक्ति मुझे पुश कर रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ें करूँ, आगे बढ़ूँ, तो आप यहाँ पे उसको अपने सर्कल में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मतलब आपको पुश करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल भी यार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत करना। तो इसी चक्कर मैंने ये आर्टिकल लगाया ताकि आप लोगों के साथ में ये सारी बातें डिस्कस कर सकूं। फिलहाल तो यहाँ पर एक बहुत बुरा सा इंसिडेंट है, लड़के को ज़रूर पछतावा होगा आने वाले टाइम पर। आगे आते हैं अगले आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लग रहा है आज का वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पढ़ लिया ना हम लोगों ने। तो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और तेज कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है राइनो के बारे में। अभी राइनो आने वाले सितंबर के महीने में भी काफ़ी चर्चा में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि हम लोगों ने देखा कि जो मानस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर राइनो की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मानस नेशनल पार्क है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यूनेस्को का यहाँ पर इसको एक टैग मिला हुआ है। एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे एक समय पर 100 से ज़्यादा एक तरीके से राइनोस पाया जाया करते थे बहुत लंबे समय पहले। लेकिन हुआ क्या, इनको मारा गया, एक तरीके से हंटिंग की गई है। जो राइनो है उसकी स्किन की या फिर उसका जो आगे का सींग होता है, हॉर्न होता है ना, उसकी यहाँ पर हंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर मतलब उसके लिए हंटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो राइनो की पॉपुलेशन वो काफ़ी कम हो चुकी है, और इसी के लिए एक स्टेप उठाया गया। स्टेप यहाँ पर ये उठाया गया है राइनो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो मानस नेशनल पार्क के अंदर राइनोस को वापस से लेकर आया जा रहा है। ये सब कुछ डिसाइड किया गया राइनो विजन 2020 के अंडर में, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। तो अब यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे राइनोज हैं, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर भी बहुत सारे राइनोज हैं, यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा मानस नेशनल पार्क के अंदर। ये बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। अब आर्टिकल में से एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कहोगे एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा है ना कि आपको आर्टिकल का बैकग्राउंड कवर करना है, करंट को स्टैटिक से रिलेट करना है। करंट पढ़ लिया, हमने देखा मानस नेशनल पार्क पहली इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथा राइनो। ये 4 चीज़ें निकल कर आती हैं इस आर्टिकल से, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मानस नेशनल पार्क की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो नाम है मानस, ये एक नदी से पड़ा है, क्योंकि इसके पास में ही मानस नाम की नदी बह रही है, और इस नेशनल पार्क से यहाँ पर मानस नाम की नदी बहती है। इसी के नाम के ऊपर मानस नेशनल पार्क रखा गया है। जब हम लोग बात करते हैं इस पार्क की, तो आपको ये देखने को मिलेगा असम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखना असम के अंदर स्थित है। देन उसके बाद जब हम लोग मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो ये जो यहाँ पे जो नदी है मानस, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, ये नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के बारे में, यानी सहायक नदी के बारे में। तो मानस एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर हम लोग मानस नेशनल पार्क का इतिहास देखें, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताया जाता है राजा ऑफ गौरीपुर एंड द रॉयल फैमिली ऑफ कूच बिहार, इन दोनों ने यहाँ पर इस पूरे मानस नेशनल पार्क के रीजन को इस्तेमाल किया था एज अ हंटिंग ग्राउंड। 1905 के अंदर जो मानस है वो बेसिकली यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। 1907 के अंदर इसको यहाँ पे एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। देन उसके बाद इसको एक गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1928 में। फिर 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। फिर 1989 में यूनेस्को ने यहाँ पर इसको एक तरीके से टैग दिया। फिर 1990 के अंदर मानस को कंफर्म किया गया कि एक नेशनल पार्क रहने वाला है, और 2003 के अंदर मानस को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया चिरांगू रिपू एलिफेंट रिजर्व।
ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर इसको एक एलिफेंट रिजर्व का भी टैग मिल चुका था। तो इसीलिए मानस नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी जो मतलब नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये लगभग 61 से 110 मीटर ऑल्टीट्यूड पर यानी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित आपको ये देखने को मिल जाएगा। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ऊंचाई है तो फिर टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन देखने को मिलेगा। बाकी जो रेनफॉल है वो 300 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल बेसिस पर देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो बारिश है वो मई से सितंबर के महीने में होती है। तो आपका पहला टॉपिक कवर हुआ, दैट इज़ मानस नेशनल पार्क। दूसरे पर कूदते हैं। दूसरा आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पर एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। काफ़ी बार आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रखा है। अब देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपको असम के अंदर देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनल स्टेटस की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1985 में। फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बोला जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशी पाई जाती हैं काजीरंगा में, जैसे कि वन हॉर्न राइनो। यही वाले जो राइनो हैं वो यहाँ पर रीलोकेट किए जा रहे हैं। कहाँ पर? मानस नेशनल पार्क के अंदर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो घर है वन हॉर्न राइनो का, एक सींग वाले यहाँ पर राइनो का, वो आपको देखने को मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। ध्यान रखना, काजीरंगा में इन राइनोस के अलावा उसके बाद एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। 2018 का जो सेंसस हुआ था, इस सेंसस के अकॉर्डिंग पता लगाया गया कि राइनो की जो जनसंख्या है लगभग 2413 के आसपास राइनोस पाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। देन उसके बाद में काजीरंगा के बारे में बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। तो मानस कवर हुआ, काजीरंगा कवर हुआ, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे वन हॉर्न राइनोज यहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज यहाँ पर और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ये दो एरिया हैं। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर काजीरंगा जैसा ही यहाँ पर बिल्कुल वेजिटेशन लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पोबीतोरा सेंचुरी है पूरी की पूरी, यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड पिग्स, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। देन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट की प्रजाति पाई जाती है जिसको हम लोग हेसेंथ बोलते हैं। हेसेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसके बारे में सुनना है, क्योंकि हेसेंथ पिछले साल लगभग 4 से 5 बार चर्चा में था। हेसेंथ बेसिकली एक प्रॉब्लम भी है, एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि पानी के अंदर उगता है और ये इतना उग जाता है कि पानी बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम भी ये देखने को मिलती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन को जानने से पहले ये देखो, ये इस प्रकार से हेसेंथ जो है पूरी तरह से पानी के ऊपर उग जाता है। इसका सोल्यूशन है, इससे चारपाई बनाई गई थी पिछले साल, इस वजह से चर्चा में था और यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली लोकेटेड देखने को मिल जाएगा असम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, असम के अंदर आपको ये सारी सेंचुरीज देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद असम के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे दिब्रो साइखोवा, काजीरंगा, मानस, ये आपने देख लिया है। उसके बाद नमेरी और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी आपको असम में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन यह है सिंपल सा, असम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? उन सभी नेशनल पार्क्स के नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोगों को देना है। आगे बढ़ते हैं। देन अब हम लोग जानते हैं राइनो के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया ना राइनो सितंबर में चर्चा में आने वाला है। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। राइनो की 5 प्रजाति पाई जाती हैं। सुमत्रन राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देन ब्लैक राइनो, वाइट राइनो और जावान राइनो। तो इस प्रकार के राइनो की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आई होप आप लोगों ने 5 स्पीशी के बारे में जान लिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? वन हॉर्न राइनो के बारे में। तो वन हॉर्न राइनो के जो IUCN स्टेटस है वो बेसिकली वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, यानी कि इसकी जनसंख्या खतरे में है, इसको यहाँ पर बचाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। बाकी आप लोग ये देख पाओगे, बाकी सारे राइनोस की IUCN स्टेटस दिया गया है। IUCN स्टेटस डायरेक्टली पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ में ये डिस्कस किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन PPT में दे दूंगा मैं आप लोगों को। आगे आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। बात यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो बांग्लादेशी एक लीडर हैं जिनका कहना यह है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये यहाँ पर किसी की मदद नहीं करने वाला है। इनके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको साउंड जो है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा होगा। हुआ क्या है, यहाँ पर माइक के अंदर कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पर साउंड चेंज हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनफैक्ट सुनाई तो दे रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइक मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेशी लीडर हैं। इन लीडर का कहना यह है
कि देखो जो भी माइनॉरिटी लोग हैं इनके लिए एक सेपरेट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक स्पेशल परमानेंट कमीशन होना चाहिए इनके लिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जो ये CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, इसको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, ये इनका कहना है। इससे क्या होगा, रिलेशंस जो हैं काफ़ी हद तक ख़राब होंगे इन कंट्रीज़ के साथ में जिस कंट्री के अंदर आप कह सकते हो, जिस कंट्री को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उन कंट्री को कवर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, डोंट वरी। फिर यहाँ पे बताया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने के बारे में जब 2019 में चर्चा की जा रही थी तो काफ़ी बवाल मच रहा था। इनफैक्ट बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है, वो यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। मेरा पर्पज़ यह है कि मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कवर करवाऊँ। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट 2019 के बारे में, तो ध्यान रखना जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आए थे, इसी के एक्ट के बारे में यहाँ पर उन्होंने चर्चा की थी। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रिसेंटली कुछ बोला भी है, वो क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आर्टिकल में क्या चर्चा की जा रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के यहाँ पर क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंसर्न्स हैं, प्लस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फिर क्या बोला है। उससे पहले जान लो ये एक्ट क्या बोलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेजर फोकस यह है, इसका मेजर मकसद यहाँ पर यह है लोगों को सिटीजनशिप देना, लोगों को नागरिकता देना, भारत की नागरिकता देना। लेकिन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो लोग अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं इंडिया के अंदर में, ध्यान से सुनना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं लेकिन वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन होने चाहिए, मुस्लिम्स को यहाँ पर नहीं कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन तीनों देशों से अगर इस कम्युनिटी के लोग निकल कर आते हैं, इंडिया के अंदर में हैं वो कम्युनिटी के लोग, तो वो यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसी एक्ट को 2019 में लेकर आया गया था, मुस्लिम्स को इसमें नहीं कवर किया गया है। इसी की वजह से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ हमारे पूरे देश भर में। फिर बोला जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कंसर्न क्या है। देखो बोला ये जाता है कि सबसे पहला कंसर्न है ये एक्ट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा इस एक्ट ने बोला कि देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर अलग अलग स्टेट के काफ़ी सारे अकॉर्ड्स हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बात करते हैं असम की, तो असम का अकॉर्ड है 1985 का। असम का अकॉर्ड ये बात करता है कि काफ़ी सारे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं असम के अंदर में 25 मार्च 1971 के बाद में, उनको वापस से वहाँ पे भेजा जाएगा, उनको वापस से बांग्लादेश भेजा जाएगा। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये यहाँ पे बोलता है कि उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं असम अकॉर्ड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बीच में क्लैश देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कंसर्न आपको ये देखने को मिलेगा। फिर तीसरा यहाँ पर कंसर्न बताया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो 14 है वो बेसिकली हमारे बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर इक्वालिटी दिखाई नहीं जा रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है सबसे बड़ा कंसर्न है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको और ही बहुत सारे रेफ्यूजीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि श्रीलंका के बहुत सारे तमिल्स हैं, प्लस यहाँ पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी है म्यांमार से, वो भी यहाँ पर एज अ रेफ्यूजी, एज अ शरणार्थी आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाएगी। उनको सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कवर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, कुछ लोगों को कवर किया गया, कुछ लोगों को कवर नहीं किया गया। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रॉपरली आता है तो इससे क्या होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके साथ में रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई CAA की। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस बात को सुनना। क्लैरिफिकेशन क्या है, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लागू नहीं होगा। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी फेक न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ रही थी उस समय, इतनी सारी फेक न्यूज़ फैली थी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट देश भर में बहुत ज़्यादा हुआ कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, इस प्रकार के बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल रही थी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि जो भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लागू होगा। बहुत सारी जो मुस्लिम्स हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, सभी कम्युनिटी के इंडिया के सिटीज़न हैं, तो उनके ऊपर ये सिटीजनशिप एक्ट लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा कंसर्न यहाँ पर, दूसरा क्लैरिफिकेशन हमारे होम मिनिस्ट्री के थ्रू क्या दिया गया है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो
अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए, जो कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे व्यक्ति एक नागरिकता ले सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भारत की नागरिकता लेने के लिए। अगर वो एलिजिबल है तो ले लो। उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने तो कोई चीज़ यहाँ पे चेंज तो थोड़ी ना करी है, ठीक है। अगर आप लोग सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, लेकिन भारत के नागरिकता का जो ये एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसकी जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से काम चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। आप एलिजिबल हो तो आके ले लो, तो हम लोग बाकी लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे सकते, ये यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो खुद यहाँ पर होम मिनिस्टर ने बोला है जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, कोई भी रिलीजन के होने चाहिए, ठीक है। कोई भी रिलीजन के अगर लीगल माइग्रेंट है, किसी भी देश का है, अगर यहाँ पर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करो, ले सकते हो सिटीजनशिप, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंडिया वियतनाम के बारे में। कल मैंने आपके साथ में इंडिया वियतनाम के रिलेशंस जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे, और आज यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इंडिया ने वियतनाम को अभी 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स डिलीवर कर दी हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो यहाँ पर वियतनाम के विजिट पर हैं, और अभी यहाँ पर वियतनाम को हमने कुछ जहाज़ दिए हैं, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। ये जो जहाज़ हैं इसके लिए भारत ने ही यहाँ पर वियतनाम को पैसे दिए थे, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया, और उसी पैसे से यहाँ पर वियतनाम ने भारत की कंपनी से इस जहाज़ को बनवाया। तो इनफैक्ट आप कह सकते हो इनडायरेक्टली ये जो जहाज़ हैं ये भारत ने अभी यहाँ पर दिए हैं वियतनाम को। कल मैंने बहुत डिटेल से इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस आपके साथ में डिस्कस किए थे, तो आज फिर से डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग यहाँ पर उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन आपने अगर वो रिलेशंस कल पढ़े हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं तो कल वाला वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाना, आप लोग को वो रिलेशन मिलेंगे, क्योंकि आज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है कि हाँ वापस से कवर करना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कल फिर कवर कर दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग इतना कर सकते हो कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तुरंत ही, तो कल के वीडियो मैंने कवर किए, कल का वीडियो प्लीज़ ओपन करो और इंडिया वियतनाम के रिलेशंस को कवर करो। और कल जिसने मेरे साथ इन रिलेशंस को अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, मेरे पास पिक्चर भी भेजते हैं, तो अगर बनाए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन रिलेशंस के कुछ 10 पॉइंट आपको नीचे लिखने हैं। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस के 10 पॉइंट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे ख़त्म करना है रिलेशन। नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करने की कोशिश करना, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करना जो भी आपने कल पढ़ा है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आज आर्टिकल भी काफ़ी लेंदी आ गए, तो यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हर साल एक आप कह सकते हो इंडेक्स आता है, या फिर जैसे हमारे हर साल अलग अलग इंडेक्स आते हैं ना, वैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कि दुनिया में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। उसके लिए एक रैंकिंग आती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आती है हर साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो साल 2023 की यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, और साल 2023 की इस रिपोर्ट में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं बताया गया। तो हम डिस्कस करेंगे भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो भारत की IISc ने यहाँ पर जो बेंगलुरु के अंदर है उसने झंडे गाड़ दिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसकी जो रैंक है दुनिया भर में, वो उसकी यहाँ पे रैंक के अंदर देखें तो 155 रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो दुनिया भर में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 155 रैंक इसकी देखने को मिलेगी। बाकी इस पूरी लिस्ट के अंदर भारत के लगभग 41 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो 41 टोटल भारत की यूनिवर्सिटी हैं इस रैंकिंग के अंदर, जिसमें से 12 ने तो अपनी पोजीशन इम्प्रूव करी है जब उसको हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल से। तो प्लस यहाँ पे 12 यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है जैसे पिछले साल थी वैसे ही है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। 10 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग डिक्लाइन हो चुकी है, कम हो चुकी है, उनका परफॉर्मेंस लोअर हो गया होगा। उसके बाद 7 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी नई एंट्री हुई है, नई यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग के अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो टोटल 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नाम इस रैंकिंग के अंदर हासिल कर लिया है। अब इतने से काम नहीं चलने वाला, UPSC यहाँ पर पूछने वाला है काफ़ी डिटेल से, जैसा आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस रैंकिंग के बारे में, कैसे तैयार की जाती है, प्लस इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये यहाँ पर पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली यूनिवर्सिटी है, जिसने QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के टॉप 200 के अंदर अपनी रैंक को हासिल की है। लगभग 155वीं रैंक यहाँ पर दी गई है, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है क्या, QS की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना कभी भी आपने कवर नहीं की होगी। मतलब मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट से उठा के लेकर आया हूँ। ये कंटेंट जो आपको दिख रहा है डायरेक्टली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की वेबसाइट से उठा के लेकर आया, तो यहाँ पे फुल फॉर्म मिली। वरना पिछले साल मैंने पढ़ा है, बिलीव मी, मैंने पिछले साल यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म नहीं पढ़ी थी। तो इसकी फुल फॉर्म है क्वैक्वेरिल साइमन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग QS बोलते हैं। एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट ये देखने को मिल जाएगा। तो लंदन बेस्ड यहाँ पर ये जो है बॉडी आपको देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है, इस रैंकिंग को तैयार करती है। हर साल ये रैंकिंग आती है। इसका पर्पज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे रैंकिंग दी जाए ताकि इनके बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकें, प्लस यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन को इंक्रीज़ कर सकें। प्लस यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको यहाँ पे एक तरीके से कंपेयर किया जाता है 4 मेजर एरियाज़ को देखते हुए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च किस प्रकार से चल रही है, टीचिंग किस प्रकार से चल रही है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, और प्लस इंटरनेशनल आउटलुक कैसा है। अगर मैं इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहली चीज़ मतलब कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग तैयार की जाती है इसमें वो किस बेसिस पर की जाती है। तो दुनिया भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सबसे पहले एकेडमिक रेपुटेशन देखा जाता है। उनका एकेडमिक रेपुटेशन है कैसा, टीचिंग को लेकर, रिसर्च क्वालिटी को लेकर। जिसका सबसे बेहतर रहेगा वो टॉप पर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा यहाँ पर देखा जाता है फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो, एक अच्छा रेशियो है या नहीं। यानी कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की पूरी भसड़ भरी पड़ी है और उसके ऊपर एक फैकल्टी है, तो ऐसा ना हो। तो ये बेसिकली देखा जाता है कि कितने फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, आगे आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ देखी जाती है साइटेशंस पर फैकल्टी, यानी कि जितने भी फैकल्टी हैं वो कितने क्वालिफाइड फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि उनको कितने साइटेशन मिले हैं, यानी कि कितने यहाँ पर आप कह सकते हो अवार्ड्स वगैरह, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि कितना प्रेज यहाँ पर उनको मिला है। टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस यहाँ पर रिसीव कितने करे गए हैं, उन्होंने कितने पेपर्स प्रोड्यूस करे हैं, कितनी हाई क्वालिटी की फैकल्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ देखी जाती है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। ठीक है, और चौथी चीज़ देखी जाती है इंटरनेशनल फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कितने सारे इंटरनेशनल फैकल्टी को अट्रैक्ट किया गया है, कितने सारे लोग यहाँ पे बाहर से बच्चे आ रहे हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल फैकल्टी भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसकी रैंकिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की, ठीक है, जो कि अब की बार लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में अभी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया है अपना 19वां एडिशन, और 19वें एडिशन के अंदर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि टोटल 1418 इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है, जिसमें से भारत के 41 इंस्टीट्यूशन हैं। सबसे ज़्यादा टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा IISc बेंगलुरु। ये यहाँ पर पूरे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली यूनिवर्सिटी है, जिसकी जो रैंकिंग है वो 155 है, 150 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी पूरे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है ना। फिर उसके बाद IIT गुवाहाटी हुआ 37 है, रूड़की की 47 है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की 48 आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद मेंशन किया गया टॉप 5 कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, यानी इस पूरे रैंक में 1 2 3 4 5 दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इस रैंकिंग के हिसाब से। तो वो एक है MIT, दूसरा कैम्ब्रिज, तीसरा स्टैनफोर्ड, चौथा ऑक्सफोर्ड और पांचवा हार्वर्ड। ये यहाँ पर आपको पिछले साल भी ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ थी और ऐसी रैंकिंग सेट थी, और अब की बार भी यहाँ पर ऐसी रैंकिंग सेट है, इनका कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट मैं आपको वर्ल्ड पेज भी घुमा देता हूँ। तो दुनिया बारी में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। श्रीलंका के इशू प्लस रशिया यूक्रेन का इशू, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करना इस पर्टिकुलर पेज पर। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। कल आपको पता है मैंने डिटेल से कवर किया था कि RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। रेपो रेट क्या होता है, उसका इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हमने कवर किया था। अब एक और आर्टिकल आता है, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज़ करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पिछले कुछ टाइम पे जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर हुआ है जब उसको हम लोग डॉलर के से कंपेयर करते हैं। तो एग्जैक्टली मेंशन किया गया हमारा रुपया 6 पैसे से यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आया है।
ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। तो ये करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, चलो मैं आप लोग को एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी पूरी। तो देखो, इंडियन रुपी अभी डाउन हुआ 77.44 पहुँचा, मतलब $1 के बदले में, यानी $1 के बदले में यहाँ पर जो भारत का रुपया है वो लगभग 77.44 पहुँच चुका था। यानी कि अगर आप लोग को $1 ख़रीदना है तो आपको वहाँ पे 77.44 रुपया देना होगा, तब जाके आप लोग $1 ख़रीद पाओगे। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। अब इसी में मतलब यह है कि हमारे रुपये की वैल्यू गिर गई, इसी को हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब करेंसी डेप्रिसिएशन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। करेंसी डेप्रिसिएशन की अगर मतलब डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, इसी को हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो देखो, केस 1 और केस 2 के हिसाब से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। पहले मैं एक खाली जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे समझेंगे हम लोग चीज़ों को। मिल गई है, चलो खाली जगह, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन को आपको जब समझना है तो एक केस आपको केस वन के अंदर क्या दिया गया कि मान लो $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपया है। केस 2 लेते हैं, केस 2 के अंदर $1 इज इक्वल्स टू 77 रुपया है, 77 रुपया। अब यहाँ पे ख़राब केस कौन सा है, भारत के लिए ख़राब केस कौन सा है? भारत के लिए ख़राब केस ऑब्वियसली ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे केस 1 में क्या हो रहा है कि आपको $1 लेने के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि पैसा कम खर्चना पड़ रहा है। लेकिन यही सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी $1 है, वापस से $1 खरीदने के लिए अब 77 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी भारत के लिए ख़राब पड़ जाती है, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा यहाँ पर जा रहा है। तो ये एक वर्स्ट केस आपको देखने को मिलता है, इसी को हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो बात यह है कि करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ध्यान रखना। करेंसी डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ता है, इस वजह से इसको हम लोग दो धारी तलवार बोलते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है, करेंसी की वैल्यू कम हुई है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे वाकई में, हाँ, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब हम लोग वापस से वही वाला केस लेते हैं, कौन सा वाला, केस 1 और केस 2 वाला। अरे यार, सब कुछ साफ़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वापस से हम लोग वो $1 इज इक्वल्स टू 7 और $1 इज इक्वल्स टू 77। हमने क्या किया, मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप कहोगे कैसे होगा, ये बताओ। देखो, एक्सपोर्ट इसलिए इंक्रीज़ होगा, पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा था, $1 देकर 70 रुपये का सामान खरीद कर लेकर जा रहा था। अब वही व्यक्ति क्या करेगा, $1 लेकर आएगा और अब की बार 77 रुपया का सामान खरीद कर लेकर जाएगा, है ना। तो 77 रुपये का सामान खरीद के लेकर जाएगा, तो मतलब अब की बार उसे उतने ही रुपए में थोड़ा सा ज़्यादा माल मिल रहा है, तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये इसका। अब बात करते हैं दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। अब सर, ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया, हमारे कंट्री में जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप कहोगे हैं ये क्या चीज़ है, देखो इसको भी समझते हैं। क्या होगा कि भारत एक इम्पोर्टर देश है, हम लोग अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। बहुत सारा सामान हम लोग 80% तक सामान हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखो, जब हम लोग बाहर से सामान मंगाएंगे और हमारे यहाँ पर करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो पहले वही सामान खरीदने के लिए हमें, आप कह सकते हो कि $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे थे। अब वो $1 का सामान खरीदने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 77 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, हमारी देश से ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा, और ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसा देंगे तो कंट्री के अंदर भी उस प्रोडक्ट को महंगा बेचा जाएगा, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर।
एडिटोरियल देखोगे तो आज बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एडिटोरियल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आज फ्राइडे है, फ्राइडे में अगले पेज पर आता है इंटरव्यू। आप लोग इसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो एक अगला पेज है, फ्राइडे में एक और स्पॉटलाइट आता है। इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, हीट वेव के बारे में समझाया गया है। अब जो ये वाले एडिटोरियल हैं दोनों, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो क्या नहीं कवर करेंगे? कवर करेंगे, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में। मैंने आपको बताया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है कल वो भारत आए थे। भारत में आके काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मिले, अजीत डोभाल साहब से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिले, हमारे पीएम से मिले, ठीक है। तो इन सब के साथ में मीटिंग की गई थी। अब उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसर्न देखो ये था, कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि देखो भारत के बीजेपी 2 लीडर्स थे, उनके थ्रू कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए गए प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी। ईरान भी हमारे अगेंस्ट में था, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान आया, इनके फॉरेन मिनिस्टर आए, काफ़ी सारी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं इस एडिटोरियल में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये 8-10 लाइन इंपॉर्टेंट है। पूरा एडिटोरियल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस एडिटोरियल के अंदर ये बोला गया कि भाई ईरान आया था इंडिया, और ईरान के साथ में हमें रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। यानी कि अभी के टाइम पे, करंट टाइम पर बात करें तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं यूएस की वजह से। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यूएस ने क्या किया, ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हम ईरान के साथ में व्यापार नहीं कर पा रहे। इसके साथ में हम लोग कच्चा तेल, क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे। एक टाइम पे बहुत सारा कच्चा तेल खरीदा करते थे। हमने ईरान के अंदर चाबार पोर्ट को डेवलप कर रखा है, वो जो चाबार पोर्ट है उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न आपको देखने को मिल जाते हैं, किसकी वजह से? यूएस के सैंक्शन की वजह से। तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे हमारे, और अभी भी हैं। तो उन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि भाई अपने ऑयल इंपोर्ट को, मतलब कि अगर आप लोग फोकस कर रहे हो कि ईरान से तेल मंगाओगे बहुत सारा, तो उस पर फोकस करने की बजाय आपको फोकस ये करना होगा कि अपना चाबार रेल प्रोजेक्ट बनाओ, ईरान के अंदर अपना व्यापार बढ़ाओ, ईरान से, ईरान को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बेचो और ख़रीदो। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ईरान ने क्या कर दिया है, जब ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शन लगने चालू हुए हैं तो ईरान का जो कनेक्शन है भारत के साथ में वो कम होता जा रहा है। और ईरान के साथ में कम होकर ईरान का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चाइना आज के टाइम पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है ईरान में। चाइना को कोई भी देश मौका दे, तुरंत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पैसा यहाँ पर वहाँ पे बहा देगा, जैसा अलग अलग देशों में किया जाता है। तो इसी वजह से बोला गया कि भाई अब यहाँ पर एक स्टेप उठाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगी, भारत और ईरान का जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों का जो व्यापार है वो काफ़ी कम हो चुका है। एक टाइम पर व्यापार दोनों कंट्रीज़ के बीच में $17 बिलियन का हुआ करता था 2017-18 में। 2020-21 में ये सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन का बचा है। तो भाई इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत ने इसके अगेंस्ट में ही काम कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ईरान चिढ़ चुका है भारत से। क्यों? क्योंकि भारत ने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। अब क्वाड ग्रुप से आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा वाला, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वाला। लेकिन वाला क्वाड नहीं है, एक और क्वाड है जिसका नाम है इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस, जिसको लेकर आप कह सकते हो ईरान बिल्कुल अगेंस्ट में रहता है। ईरान का कहना यह है ये एंटी ईरान ग्रुप बनाया गया है, तो इंडिया इसका मेंबर है। तो कहीं ना कहीं रिलेशंस हमारे काफ़ी ख़राब हैं, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है अगर हम लोगों को आगे रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, आगे ईरान से बना के रखनी है, प्लस और भी दुनिया भर से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। क्योंकि ईरान का जो चाबार पोर्ट है वही हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बोले तो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज से कनेक्ट करता है जाकर। इसमें ताजिकिस्तान भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में है। तो इस एडिटोरियल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैंने आपके साथ में वो शेयर की। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा मैं आपको बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो उसके लिए मैंने आपके साथ में कल ही इंडिया और ईरान के रिलेशंस डिस्कस किए थे। वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर भी लेकर आया था। चाहूँ तो डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप लोग प्लीज़ इतना कर सकते हो, कल वाला वीडियो देख सकते हो। कल वाले वीडियो में बिल्कुल फ्रंट पेज पर इंडिया ईरान के रिलेशंस को कवर किया गया था। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है, आपका पूरा न्यूज़पेपर समाप्त हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, नोट्स के साथ में, तो वीडियो में जो लाइक का बटन है उसको दबाना मत भूलना। और हाँ, जो इंस्टाग्राम है दीपक यादव एजुकेशन, वहाँ पे जाकर ज़रूर सर्च करना और वहाँ पे जाकर कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं।
अब ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आपको डायरेक्टली बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि देखो एडिटोरियल का मेजर फोकस ये है कि आप लोग डायरेक्टली चीज़ें इस प्रकार से कवर करो जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे, और आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, वरना यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि बस खाली आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से अच्छा यह है आप लोग इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए। तो आज मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, वैसे मैं करता नहीं हूँ लेकिन कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। हम लोग बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के टाइज़ के बारे में। तो बोला गया देखो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बोला यह जाता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में भले ही रिलेशन काफ़ी ख़राब हों, दोनों कंट्रीज़ के बीच में भले ही काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलें, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई दुनिया में इस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ इंडस वाटर ट्रीटी को इस प्रकार से मैनेज करके चलती है ना कि दुनिया हैरान रहती है। भाई दोनों कंट्रीज़ की इतनी बड़ी दुश्मनी, उसके बाद भी इतना प्रॉपर तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर रखा है, ये कैसे, ठीक है ना। तो इन्होंने ऑथर ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ से यहाँ तक समझा दिया पूरी कहानी। फिर उसके बाद में लास्ट में इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे कहाँ कहाँ पर हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे ये कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेली मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। यार मेंस का क्वेश्चन आज देना भूल गया हूँ। मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। आपको बताना है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया। हमने अभी थोड़े दिनों पहले बिम्स्टेक के बारे में चर्चा की थी, और आपको नहीं याद होगा तो आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में भी चर्चा की है। तो आपको बताना यह है कि बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, प्लस बिम्स्टेक को लेकर भारत के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको यह आंसर लिखना है, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। चलो अब कवर करते हैं ट्रीटी। यहाँ पर देखो एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कौन सी तारीख में साइन होती है, तो ये होती है 19 सितंबर 1960 में। 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी साइन की जाती है। इधर से जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं हमारे पीएम, और पाकिस्तान की साइड से प्रेसिडेंट अयूब खान होते हैं। दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हो जाती है। अब उस ट्रीटी को साइन की गई क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे विवाद देखने को मिल रहे थे, है ना। और बीच में यहाँ पर पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर नदियों को देखते हो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जाती है। इंडस रिवर बेसिकली आप देख पाओगे इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि झेलम हो गई। देन यहाँ पर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज यहाँ पे जाके जुड़ती है ब्यास से, या फिर ब्यास आप कह सकते हो ये सतलज और जो ब्यास दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर उसके बाद ये भी जाकर इंडस में जुड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप देख पाओगे 6 नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे इंडिया से निकलती हुई जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर एंटर कर रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पानी का सोर्स है वो ये नदियाँ हैं। तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ तो यहाँ पे भारत ने इन पानी का सप्लाई कट कर दिया। पानी का सप्लाई कट कर दिया तो पाकिस्तान में पानी पहुँचेगा नहीं, अकाल पड़ जाएगा पानी का। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई आने वाले टाइम पर भी हमारे साथ ये हो सकता है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया कि हाँ भाई पानी को लेकर एक ट्रीटी होनी चाहिए। तभी जाकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है। कौन सी तारीख को? तो ये तारीख है 19 सितंबर 1960। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंडिया पाकिस्तान के अलावा इसमें बीच में एक दलाल था जिसने यहाँ पर ट्रीटी करवाई है, वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस ट्रीटी को करवाया। अब ट्रीटी के अंदर क्या क्या बोला गया उसको थोड़ा सा समझते हैं। ट्रीटी के अंदर बोला गया कि जो ऊपर की 3 नदियाँ नज़र आती हैं, ऊपर की 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इंडस, उसके बाद यहाँ पर झेलम, देन उसके बाद यहाँ पर चिनाब। ये जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान में जा रही हैं, इन तीनों नदियों के ऊपर जो राइट है, जो हक है, वो यहाँ पर पाकिस्तान को मिलेगा। कुछ हक यहाँ पे इंडिया को भी दिया जाएगा, जैसे कि इंडिया यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकता है, लेकिन कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता, इस पानी को स्टोर नहीं कर सकता, प्लस कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता भारत जिससे कि इस पानी का फ्लो कम हो जाए और ये पानी जो है पाकिस्तान में ना पहुँच पाए। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये जो तीनों नदियाँ हैं इसके ऊपर जो राइट है, इसके ऊपर जो हक है वो यहाँ पे पाकिस्तान को दे दिया गया। बाकी जो 3 नदियाँ बचती हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियाँ देखने को मिलेंगी, इसके ऊपर जो पूरा का पूरा राइट है वो भारत के ऊपर, मतलब इसका जो लेकर राइट है वो भारत के पास है। भारत का इन तीनों नदियों के ऊपर पूरी तरह से हक है। वो हमारे पास राइट क्या है सॉरी, हमारे पास राइट यह है इन तीनों नदियों को लेकर कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन करना चाहे कर सकते हैं, पानी का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रीटी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, इंडस,
झेलम और चिनाब, ये एक तरीके से इसका जो हक है वो पाकिस्तान को मिल जाता है। बाकी जो 3 नदियाँ हैं इसके ऊपर जो राइट है वो यहाँ पर इंडिया को मिलता है। क्लियर हो गया। यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक यहाँ पर परमानेंट इंडस कमीशन को बनाया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस ट्रीटी को देखते हुए एक इंडस कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन को बनाया गया था। बाकी इस ट्रीटी के बारे में जो ही बातें बताई हैं वही चीज़ें एग्जैक्टली दोबारा मैंशनड हैं। ये आप देख पाओगे, हमारे पीएम हो गए और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो गए जिनके बीच में इस ट्रीटी को साइन किया जा रहा है। अब ट्रीटी के बनाते के दौरान परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, यानी कि एक ऐसा कमीशन होगा जहाँ पे हर साल इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो पहुँचेंगे और इस ट्रीटी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये ट्रीटी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इस कमीशन को बनाया गया, हर साल ये कमीशन बैठता है। इस बार भी परमानेंट इंडस कमीशन बैठा था, काफ़ी सारी चर्चा की गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो ये थी पूरी कहानी इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई, मैंने आपको समझा दिया। इनफैक्ट अभी 118वीं मीटिंग हो चुकी है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो यहाँ पे बोला गया भले ही दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कितने ख़राब आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 118 मीटिंग हो चुकी है, प्रॉपरली वाटर को मैनेज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया क्या लेसन्स हम लोगों को लेने चाहिए। लेसन ये लेने चाहिए कि जो अभी रिसेंटली बायलैटरल मीटिंग हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यहाँ पे आप कह सकते हो इतने विवाद होने के बाद भी आराम से कम्युनिकेशन किया गया है, प्लस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो ये यहाँ पर इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, भले कितने डिफरेंस हो लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपरली बात हुई है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की गई है, प्लस कम्युनिकेशन देखने को मिला है। ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि हमारे पास पूरा पोटेंशियल है कि हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ में। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि कोऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके माध्यम से कुछ और भी नदियाँ देखने को मिलती हैं, कुछ और भी यहाँ पर वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान रेगुलर डायलॉग और इंटरेक्शन कर सकते हैं और उन विवाद को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ में किया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है मैंने आपको समझा दिया, प्लस यहाँ पे ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चलो ये कवर हुआ। उसके बाद दोनों एडिटोरियल कवर होने के बाद में एक लास्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये बात करता है हीट वेव के बारे में। तो हीट वेव देखो, पिछले 122 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है जितनी गर्मी अब पड़ रही है। राजस्थान के अंदर भी काफ़ी बड़ा बुरा बेहाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये खुद यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है। तो इसमें जो सीखने वाली बात है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो है डायरेक्टली हीट वेव। तो हीट वेव क्या है इसके बारे में जान लेना। हीट वेव बेसिकली एक ऐसा पीरियड देखने को मिलता है जहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो एबनॉर्मली बढ़ने लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हीट वेव की कंडीशन आती है। तो हीट वेव की कंडीशन यहाँ पर कैसे मैनेज की जाती है, तो इसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ भारत का जो मौसम विभाग है, इसने खुद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट ऐड करी हैं जो इसकी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो कुछ होते हैं प्लेन एरियाज़, जैसे कि दिल्ली वगैरह एरिया ही ये प्लेन एरिया है, कुछ होता है हिली एरिया यानी कि पहाड़ी इलाका है। अब दोनों के अंदर हीट वेव हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो बोला गया कि देखो मान लो यहाँ पर जो टेम्परेचर है प्लेन एरिया के अंदर वो 40 डिग्री सेल्सियस का है और हिली एरिया के अंदर यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का है। ये यहाँ पर बोला गया, ये टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर इस 40 डिग्री से 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाता है और हिली एरिया में इस 30 डिग्री से 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट वेव की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 40 डिग्री से 5 या 6 डिग्री बढ़ जाएगा तो प्लेन एरिया के अंदर वो हीट वेव की कंडीशन है। पहाड़ी इलाका में बिल्कुल सिमिलर चीज़ अप्लाई होती है। 30 डिग्री के अंदर अगर यह 5 या 6 डिग्री ऐड कर दो तो वो भी हीट वेव कहलाता है। हीट वेव का इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, लोगों की यहाँ पर काफ़ी हद तक जाने जाती हैं, हर साल हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्रॉप डैमेज, यानी कि फसलें यहाँ पर डैमेज होती हैं हीट वेव की वजह से, क्योंकि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पर हमारे फसलों का एक काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात, अब फसलों का नुकसान हुआ है तो फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाया है तो फिर यहाँ पे फूड का शॉर्टेज होगा, फूड का शॉर्टेज होगा तो फूड के दाम बढ़ने लगेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी लॉस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, प्लस यहाँ पे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है लोगों की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है। उससे बड़ा कंसर्न यह है कि दुनिया भर में जंगलों के अंदर आग लगती हुई नजर आती है, सूखा पड़ने लगता है। तो ये सारे कंसर्न्स देखे जाते हैं हीट वेव के लेकर। ठीक है,
तो हीट वेव को लेकर क्या क्या कंसर्न्स है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब फटाफट वोकैबुलरीज को देखते हैं, वोकैबुलरी हमारी क्या क्या है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं इतनी जल्दबाजी में आ गया कि मतलब आज 7:30 बज चुके हैं ना वीडियो को कवर करते करते, तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आज की वोकैबुलरी, सबसे पहली वोकैबुलरी है डिक्रिप्ट। ध्यान रखना, मैं आपके लिए कुछ टर्म्स रोज़ लेकर आता हूँ, तो आप लोग इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, रोज़ यूज़ करने की कोशिश करना। डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट का मतलब है ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन गुड कंडीशन, यानी कि पुराना हो जाना या फिर कुछ ही अच्छी स्थिति में ना होना, वो कहलाता है डिक्रिप्ट। दूसरा आता है रेडिएटेड। रेडिएटेड मतलब स्प्रेड आउट, एक्सटेंड, डाइवर्ज या फिर मेक नोन, यानी कि पूरी तरह से फैल जाना, स्प्रेड आउट हो जाना यानी फैल जाना, एक्सटेंड हो जाना यानी बढ़ जाना, उसको हम लोग रेडिएटेड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तीसरा आता है एपिडोमोलॉजिस्ट्स। एपिडोमोलॉजिस्ट्स कौन से होते हैं, तो ये बेसिकली मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ की, जो महामारी होती है उसकी जो उसकी स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी करने वाले एपिडोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एपिडेमिक डिजीज़ की स्टडी करने वाले एपिडोमोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्कॉर्च। अब ये जो स्कॉर्च है इसका मतलब है यहाँ पर एक विपत्ति आ जाना, यानी समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और हार्म, या फिर एक बहुत बड़ी विपत्ति आना, उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्च। देन उसके बाद आता है एफ्लेक्टेड। एफ्लेक्टेड यहाँ पर है मतलब ग्रीवियसली अफेक्टेड या फिर ट्रबल्ड, यानी कि एक पीड़ित इंसान जो कि बीमारी से सफ़र कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लेक्टेड। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो ये वोकैबुलरीज हो गई। अब फटाफट हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अरे यार, आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपको करेक्ट सी देखने को मिलेगा। सी मतलब 2 and 3 ओनली। तो एसिड रेन के पीछे का कारण है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, और इसकी वजह से मतलब कि आप कह सकते हो कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपस में यहाँ पर एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यहाँ पर इसी की वजह से जो विंड है वो ट्रांसपोर्ट होती है, एयर करंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली एसिड रेन के पीछे का एक मेजर कारण सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिल जाता है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।